उधर से। हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोगों का ब्रिक का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है बर्न्ड ब्रिक को हमने स्टडी करना है। और इस बर्न्ड ब्रिक को हमने कितने क्लासेस में डिसाइड और क्लासिफिकेशन किया है, वो है हमारे पास 4। फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक। तो जनरली हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं, अब हमने देखना है कि इनकी क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और किस तरीके से हम लोग इसका वाटर ऑब्जॉर्प्शन देखते हैं, क्या वाटर को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, और इनका कहाँ कहाँ पे क्या होता है, यूज़ होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्लास ब्रेक। ये हमारे पास है फर्स्ट क्लास ब्रेक। प्लीज़ ध्यान से देखिए, इस टाइप का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास ब्रेक। तो हम लोग देखते हैं इट्स मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर ये तो गुड क्वालिटी ब्रिक्स का भी था। यस, फर्स्ट क्वालिटी ब्रिक और गुड क्वालिटी ब्रिक दोनों का जो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और हम लोग जब लास्ट जो इसका वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक का फाइंड करते हैं। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या याद रखना है, डाटा याद रखना है। और ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन भी है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक या फिर गुड क्वालिटी ब्रिक का जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या होना चाहिए। ये 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी लेस देन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% और 1/6 ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। सो प्लीज़ यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है। ये डाटा है जो ये डाटा थोड़ा सा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बुक्स देखेंगे, कुछ बुक्स में यही जो डाटा है वो हमारे को कितना दे रखा है, 12 to 16% दे रखा है। प्लीज़ ध्यान से देखिए। और कुछ बुक्स में डाटा कितना दे रखा है, हमारे को 20% दे रखा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये गलत है या ये गलत है। ओके, आपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है। अगर ऑप्शन में 20% नहीं दे रखा है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, वहाँ पे 16.6% दे रखा हुआ, आप कहें सर ने तो बताया था कि 20% होना चाहिए। नहीं, ये जो हमारे पास बुक में 12 to 16% भी गिवन कर रखा है। तो इसलिए आपने इस डाटा को भी याद रखना है, 20% को याद रखना है, और 1/6 ऑफ इट्स ड्राई वेट भी याद रखना है। जो 20% है वो भी इसका ड्राई वेट है, 12 to 16% है वो भी इसका ड्राई वेट है। सो प्लीज़ आपने इस चीज़ को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारे पास था। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन परमानेंट स्ट्रक्चर्स लाइक डैम, रोड, ब्रिज, पियर, टनल्स एंड आर्किटेक्चरल इफेक्ट्स। जैसे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का कोई भी पिलर है जहाँ पे हमने इसको क्या कर रखा है, फर्स्ट क्लास ब्रिक को यूज़ कर रखा है। ये आर्किटेक्चरल पॉइंट से क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग इस पर क्या नहीं करते, प्लास्टर नहीं करते हैं। अगर हमारे को ज़रूरत नहीं है तो हम लोग इसको प्लास्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जर्नली हम लोग इसको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्रंट फेस जो होता है किसी भी बिल्डिंग का, हम लोग जनरली क्या करते हैं, वहाँ पे इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपको बिल्डिंग देखना है कि इस तरीके का बिल्डिंग है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जाइए LPU का आप स्ट्रक्चर देखिए। उन लोगों ने जितना भी आउटर फेस है उस पर कहीं पे भी क्या नहीं किया है, प्लास्टर नहीं किया है। उन्होंने इस तरीके से ब्रिक को कंस्ट्रक्ट करवाया है कि देखने में क्या हो, बहुत अच्छा लगे, उसको गुड अपीयरेंस हो। ऐसा ना, तो आप देख सकते हैं जो भी मैं चीज़ बोलता हूँ आप उसको गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, वीडियोस को पढ़िए, चीज़ों को देखेंगे, वो ज़्यादा आपको क्या रहेंगी, याद रहेंगी। ओके, ये था हमारे पास फर्स्ट क्लास ब्रेक। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्लास ब्रेक का। इट्स मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना। इट शुड नॉट बी अब्जॉर्ब वाटर मोर देन 22% ऑफ इट्स ड्राई वेट। इट इज़ यूज्ड इन जनरल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन। प्लीज़ इसको आपने ध्यान देना है। जो सेकंड क्लास ब्रिक का होता है उसकी स्ट्रेंथ, वाटर ऑब्जॉर्प्शन, थर्ड होता है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। इसका हम लोग जनरली वहाँ पे यूज़, इसको हम लोग जो हमारे पास क्या होता है, जैसे जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं
उनमें इंटीरियर साइड्स में, इंटीरियर वॉल्स होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं जिन वॉल्स पे प्लास्टर किया जाता है उन वॉल्स में जो यूज़ की जाती हैं ब्रिक, वो कौन सी होती है? सेकंड क्लास ब्रिक होती हैं। समझे? कोई भी ब्रिक देखिए, कोई भी सॉरी वॉल देखिए, अगर उस पर प्लास्टर है जनरली हम लोग क्या करते हैं? इस ब्रिक का यूज़ करते हैं। सॉरी एक सेकेंड, इस टाइप का हमारे पास ब्रिक होता है। देखिए जो हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक देखते हैं उसमें क्या होते हैं? इस तरीके के एजेस होते हैं, बट इसमें देखिए यहाँ पे इसके एजेस क्या है? थोड़े से ब्रेक रहते हैं, हल्के फुल्के यहाँ पे क्या रहते हैं? क्रैक्स रहते हैं। इसको थोड़ा सा आपने देखने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई दे तो आप बता सकते हैं कि उसके जो एजेस हैं वो क्या है? शार्प है, स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके का बनता है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है इस तरीके का, तो आप कहेंगे कि वो 90 डिग्री का है, वो सॉरी फर्स्ट क्लास ब्रिक है। अगर इस तरीके से नहीं बनता है तो आप कहेंगे कि सर वो सेकंड क्लास ब्रिक है, हल्का फुल्का कहीं से टूटा हुआ है, इस तरीके का होता है। ये सारा ये जो कंस्ट्रक्शन है इस तरीके का जो है, ठीक है, तो ये सब किस में आती हैं? ये सब सेकंड क्लास ब्रिक में आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्लास ब्रिक। इट इज़ आल्सो नोन एज द अंडरबर्न और सन ड्राइड ब्रिक। ये कौन सी ब्रिक होती हैं? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप क्लैंप को क्या करते हैं, क्लैंप के थ्रू बर्न करते हैं ब्रिक को, तो जो उसका आउटर लेयर होता है, ध्यान दीजिए, क्लैंप के थ्रू जब आप बर्न करते हैं तो उसका जो आउटर लेयर होता है उस पे हमको जनरली जो ब्रिक मिलती हैं वो अंडर बर्न्ड ब्रिक मिलती हैं, और उसी ब्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड क्लास ब्रिक बोलते हैं। इट्स मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 3.5 न्यूटन 3.5 सॉरी ये न्यूटन पर mm स्क्वायर और 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया है लिखने में, पर मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा आपने इसको क्या करना है, ध्यान देना है। 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये था 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट शुड नॉट अब्जॉर्ब वाटर मोर देन 25%, और ये वाटर को किससे ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है? 25% से ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इट इज़ यूज्ड इन टेम्पररी स्ट्रक्चर एंड नॉट इन डैम सिचुएशंस। ये जनरली आप देखते हैं जो हमारे पास इस तरीके का जो होता है टेम्पररी स्ट्रक्चर्स मीन्स कुछ समय के लिए हमको बनाना होता है, उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं? इस टाइप का जो थर्ड क्लास ब्रिक होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्लास ब्रिक। इट इज़ आल्सो नोन एज द ओवरबर्न ब्रिक। मतलब ये हाई टेम्परेचर पे, ये आपको ब्रिक कहाँ देखने मिलेगी? अगर आप क्लैंप में बात करते हैं, जो इंटीरियर में जो सबसे पहला जो लेयर होता है, फर्स्ट लेयर होता है ब्रिक का, वो आपको जनरली कौन सा मिलता है? ओवरबर्न ब्रिक मिलता है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? जामा ब्रिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आपने देखा होगा, इस टाइप का जो कलेक्शंस रहता है, ये यहाँ पे क्या होता है? एक्सेस क्या होता है? कोल होता है जो उसको क्या करता है? हाई बर्न कर देता है, ठीक है ना। जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 900 to 1200 के बीच में होना चाहिए, और जनरली हम लोग कितना लेके चलते हैं? 1100 लेके चलते हैं। बट जो फर्स्ट लेयर होती है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई वहाँ पे क्या होता है? इस तरीके का ये ओवरबर्न ब्रिक बनता है, और इसको हम लोग जामा ब्रिक बोलते हैं। इसका यूज़ जनरली कहाँ किया जाता है? फाउंडेशन में, या फिर रोड में, या फिर जहाँ पे हमारे को बहुत ज़्यादा बेयरिंग चाहिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इस ब्रिक का यूज़ करते हैं। इट्स क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी वेरी हाई। इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? फर्स्ट क्लास ब्रिक से ज़्यादा होता है। इट इज़ इन रेगुलर शेप, यस और नो? रेगुलर शेप कैसे होनी चाहिए थी? इस तरीके की इसकी रेगुलर शेप होनी चाहिए थी, परंतु हमको इस तरीके की इसकी क्या नहीं है? रेगुलर शेप नहीं मिल रही है। ओके, इस तरीके का थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सही से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का है, ठीक है। इस तरीके का मतलब होना चाहिए, प्रॉपर शेप होना चाहिए, पर हमको यहाँ पे इस तरीके का शेप नहीं मिलता है। यहाँ पे शेप इस तरीके का रहता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। दैट्स मीन्स उसका थिकनेस कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा होगा, विड्थ इंक्रीज कर जाएगा, मतलब वो अपने जो एक्चुअल शेप है उसको क्या कर देती है? लूज़ कर देती है। तो इसका सिंपल सा मतलब है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ यूज्ड एज रोड मेटल। यस, मैंने बताया जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रेंथ चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं।
एंड एग्रीगेट्स इन फाउंडेशन कंक्रीट में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। कौन सी ब्रिक का? फोर्थ क्लास ब्रिक का। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक। इनकी सब क्या आपको क्या पता होना चाहिए? मिनिमम इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, ये कितने वाटर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और इनका कहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो सिंपल सी यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शेप ऑफ ब्रिक्स। कुछ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप होती हैं। जैसे आपने इस तरह का ये एक आपने ब्रिक देखा यहाँ पे, ये जो ब्रिक है हमारे पास, इसका क्या होता है कि जो एक राउंड, जो इसका ये कॉर्नर है, इसको हमने क्या कर दिया, राउंड कर दिया है। तो इसको हम लोग कौन सा ब्रिक बोलते हैं? बुल नॉइज ब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बुल नॉइज ब्रिक बोलते हैं। ए ब्रिक मोल्डेड राउंड ऑन वन साइड। तो इसका हम लोग जनरली यूज़ क्या किया जाता है? जैसे आप इसमें एक स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरीके का इसको राउंड कर रखा है, यहाँ पे इसका जो एक साइड है वो क्या हो गया, राउंड हो गया है। तो इस टाइप के ब्रिक को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बुल नॉइज ब्रिक के नाम से जानते हैं। इसको डेकोरेटिव पर्पस में, देखने में क्या लगे, अच्छा लगे, इसके लिए किया जाता है। और जनरली अगर आप यहाँ पे क्या रखेंगे, शार्प एज वाला ब्रेक रखेंगे। अगर आप यहाँ पे लोड लगाते हैं या ड्यू टू एनी रीज़न अगर ये ब्रेक कर जाता है तो उसकी जो अपीयरेंस होती है वो थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती है, देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बुल नॉइज ब्रेक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है काउ नॉइज ब्रेक। काउ नॉइज ब्रेक का मतलब क्या होता है, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डबल बुल नॉइज ब्रेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल बुल नॉइज ब्रेक भी बोलते हैं। इसमें क्या था, इसमें ए ब्रेक मोल्डेड राउंड ऑन बोथ साइड्स। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये भी राउंड है और यहाँ पे इस तरीके से ये भी राउंड है। तो इस टाइप के ब्रेक को हम लोग क्या बोलते हैं, काउ नॉइज ब्रेक बोलते हैं। यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन फॉर सर्कुलर ब्रिक मेसनरी, पिलर्स और ब्रिक चिमनी ETC हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रखा है इस तरीके का, तो ये यहाँ पे जो ये ब्रिक है, ये कौन सी टाइप की ब्रिक है, इसको बोलते हैं काउ नॉइज ब्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होलो ब्रिक्स। होलो ब्रिक्स में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसमें हम लोगों ने कौन सा ब्रिक यूज़ कर रखा है, इस ब्रिक को हम लोग बोलते हैं होलो ब्रिक्स। इट इज़ आल्सो नोन एज द, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो होलो ब्रिक होता है उसको किस किस नाम से जानते हैं, तो आपने ध्यान देना है। इट इज़ आल्सो नोन एज द सेलुलर ब्रिक और कैविटी ब्रिक के नाम से जानते हैं। इट इज़ आल्सो रिड्यूस, इसका मेनली वर्क क्या है, इट इज़ आल्सो रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ हीट, साउंड एंड डैम्प। इन चीज़ों को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। जैसे जहाँ पे आप ऑडिटोरियम देखेंगे, ठीक है ना, साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे हम लोग जनरली इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सच ब्रिक्स हैव वॉल थिकनेस ऑफ अबाउट 20 mm to 25 mm। इसका मतलब समझिए, जो ये थर्ड लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, सच ब्रिक्स हैव वॉल थिकनेस ऑफ अबाउट। इसका मतलब है जैसे आपके पास ये ब्रिक है इस तरीके से, ध्यान से देखिए, ठीक। तो आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे इस तरीके का एक कैविटी बना रखा है इसमें, और एक कैविटी आपने क्या कर रखा है, एक कैविटी आपने यहाँ पे बना रखा है इस तरीके का होलो बना रखा है। तो ये आपने ध्यान देना है, जो ये वाली है, ये जो थिकनेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका वॉल थिकनेस बोलेंगे। ये जो हमारे पास क्या है, वॉल थिकनेस, ये क्या होना चाहिए, सच ब्रिक्स हैव वॉल थिकनेस ऑफ अबाउट 20 mm to 25 mm। उतना तो उसका थिकनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं उससे कम हो जाए। ये अगर आप ये वाला थिकनेस देखते हैं तो ये कितना होना चाहिए, 20 to 25 mm होना चाहिए। इस टाइप का जो ब्रिक्स है, इस ब्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होलो ब्रिक्स। इट्स नेट वेट मे बी ओनली 1/3 to 1/2 ऑफ द ब्रिक। मतलब समझ रहे हैं आपका 50 to 66.6 जैसा नो या 67% होता है। जैसे टोटल जो हम लोग एवरेज वेट कितना लेके चलते थे ब्रिक का, एवरेज वेट जो ब्रिक का होता था वो हमारे पास कितना होता था, बोलिए 3 kg होता था। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। परंतु जो हमारे पास होलो ब्रिक्स होती है, इसका कितना होता है, 1/3 × 3 2 कितना हो जाएगा, 1/2 to 3 हो जाएगा। इस रेशियो में इसका क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। तो होलो ब्रिक्स है, इसका हम लोग जनरली जहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ हीट, साउंड, डैम्प, उसको क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पेविंग ब्रिक। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो विलेज में रोड्स होते हैं या फिर जहाँ पे क्या होता है पार्क होते हैं, जहाँ पे हम लोग सिंपल से रोड बनाते हैं, तो वहाँ पे आजकल इस तरीके का पैटर्न चलता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेविंग ब्रिक्स बोलते हैं। दीज ब्रिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्ले कंटेनिंग हायर परसेंटेज ऑफ आयरन। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेविंग ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। इट रेजिस्ट एब्रेसिव एक्शन ऑफ ट्रैफिक, मतलब जहाँ पे स्लिपरी को क्या करना है, कम करना है, उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, पेविंग ब्रिक्स को यूज़ करते हैं। दीज ब्रिक्स आर यूज फॉर गार्डन वॉक
यस और नो, स्ट्रीट पेमेंट्स, स्टेबल फ्लोर्स ETC में पेविंग ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया है, बट फिर भी हमारे को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पेविंग ब्रिक्स क्या होती हैं। कभी कभी तो पता नहीं होता है कि पेविंग ब्रिक्स भी क्या होता है, नाम ले लिए सर ये भी कोई ब्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परफोर्टेड ब्रिक्स, जो ये इस तरीके से बने हुए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफोर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परफोर्टेड बोलते हैं। दीज ब्रिक्स कंटेन सिलेंड्रिकल होल्स थ्रू आउट देयर थिकनेस, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ दीज ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर mm²। इसका जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, बोले 7 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। दीज ब्रिक्स आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक पैनल फॉर लाइट स्ट्रक्चर्स एंड मल्टी स्टोरी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स में हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे पार्टीशन वॉल होती है, जो हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर्स का मीन्स होता है जो कॉलम और बीम पे बनाया जाता है, उसमें जो वॉल्स लगाई जाती हैं उन पे कोई भी किसी भी टाइप का लोड एक्ट नहीं होता है। तो वहाँ पे हमको कैसी ब्रिक चाहिए, सिर्फ ऐसी ब्रिक चाहिए जो वहाँ पे क्या करें, वॉल को बनाने का काम करें, क्योंकि उन पर कोई लोड नहीं आ रहा है। तो ऐसी जगह पे जितनी पार्टीशन वॉल्स होती हैं जनरली वहाँ पे हम लोग इन्हीं टाइप का ब्रिक का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज ब्रिक्स डू नॉट अब्जॉर्ब वाटर मोर देन 15%, और ये 15% से वाटर को क्या नहीं करनी चाहिए, अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारा इस ब्रिक्स का मतलब टेस्ट को छोड़ करके ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास हमने क्या स्टडी करना है, ओनली टेस्ट ऑफ ब्रिक को स्टडी करना है, बट उससे पहले ये लास्ट टॉपिक है। देखिए रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स पे हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, जर्नली सबसे रिपीटेड क्वेश्चन बनता है इस पे, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स ऑब्लिक, इसी को हम लोग इट इज़ आल्सो नोन एज फायर ब्रिक, यस और नो। नेक्स्ट है दीज ब्रिक्स आर मेड ऑफ फायर क्ले, जो इन ब्रिक्स को बनाया जाता है वो बाय हेल्प ऑफ फायर क्ले बनाया जाता है। अब फायर क्ले क्या होता है, द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन फायर क्ले, जो फायर क्ले होता है इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है वो हमारे पास सिलिका का होता है, उसके बाद क्या होता है, लाइम होता है, उसके बाद जितने भी अनदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो लेस देन क्या होते हैं, 5% होते हैं, जिसमें आपके पास क्या आएगा, उसमें आपके पास आएगा लाइम आएगा, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड एंड अदर जो भी है वो सब क्या होना चाहिए, 5% से कम होना चाहिए। और जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो सिलिका का परसेंटेज होता है वो 65 to 75%, एंड जो एलुमिना जो होता है हमारे पास उसका जो परसेंटेज है वो 35 to 25% के बीच में होना चाहिए। इस तरीके का जो क्ले होता है उस क्ले की हेल्प से जो ब्रिक बनाया जाता है उस ब्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, फायर ब्रिक या फिर रिफ्रैक्टरी ब्रिक के नाम से जानते हैं। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ फायर रेजिस्टिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फायर रेजिस्टिंग कैपेसिटी द फायर क्ले आर क्लासिफाइड एज, फर्स्ट है हमारे पास हाई ड्यूटी फायर क्ले। हाई ड्यूटी फायर क्ले का मतलब जो फर्नेसेस होते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे जो ब्रिक्सों को यूज़ किया जाता है वो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती है। ध्यान देना, जो फर्नेसेस होती हैं, फर्नेसेस में क्या होता है, कोई भी जैसे केमिकल्स उसको मेल्ट करना होता है, तो जो बनी होती है वो जो ब्रिक्स की जो बनी होती है वहाँ पे जो ब्रिक्स यूज़ की जाती हैं वो कौन सी ब्रिक्स होती हैं, वो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं। और उसमें हाई ड्यूटी क्या 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 फायर क्ले का यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये किस टेम्परेचर को 1482 to 1648 मतलब 1482 से 1648 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक क्या करती है, रेजिस्ट करती है। मतलब इस टेम्परेचर पे भी जा करके वो क्या नहीं होती है, मेल्ट या अपनी शेप को लूज नहीं करती है। उसके बाद होता है हमारे पास मीडियम ड्यूटी क्ले 1315 से 1482। ये आपको डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इतना डाटा बहुत मुश्किल होता है और ये कभी पूछा भी नहीं जाता है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि जो फर्नेसेस में जो ब्रिक यूज़ की जाती हैं वो कौन सी होती है, तो वो हाई ड्यूटी क्ले ब्रिक्स होती हैं। इसको फायर क्ले बोल रहे हैं, पर इससे बनने वाली ब्रिक को क्या बोल देंगे, हाई ड्यूटी ब्रिक बोल देंगे। ओके, इस तरीके का। लास्ट है लो ड्यूटी फायर क्ले, तो ये अप टू 870 डिग्री टेम्परेचर तक को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास फायर ब्रिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमने इससे पहले किसको स्टडी किया था, वो फायर क्ले को स्टडी किया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फायर ब्रिक की। द वेट ऑफ ए फायर ब्रिक इज 30 to 35 न्यूटन। ओके, दीज ब्रिक्स कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर। प्लीज़ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्रिक्स हाई टेम्परेचर को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। कौन सी ब्रिक, फायर ब्रिक। इसी को और किसके नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक के नाम से जानते हैं माय डियर। तो विदाउट
सॉफ्टनिंग और मेल्टिंग। ये ना तो सॉफ्ट होती है ना मेल्ट होती है, हाई टेम्परेचर क्या करती है, रेजिस्ट करती है। तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करना होता है वहाँ पे फायर ब्रिक या फिर रिफ्रैक्टरी ब्रिक का यूज़ करते हैं। दीज ब्रिक्स आर यूज इन लाइनिंग ऑफ इंटीरियर। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। दीज ब्रिक्स आर यूज इन लाइनिंग ऑफ इंटीरियर फर्नेसेस, चिमनीज, किल्स, ओवंस और फायर प्लेसेस पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रेक या फिर फायर ब्रेक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर ब्रेक। यहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन बनता है। ये हमारे पास 3 टाइप्स की ब्रेक्स होती है। फर्स्ट वन इज़ द एसिडिक ब्रेक, सेकेंड वन इज़ द बेसिक ब्रेक, थर्ड वन इज़ द न्यूट्रल ब्रेक। अब हम लोगों को स्टडी करना है कि एसिडिक ब्रेक कौन सी होती है, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया है, और जब हमारे सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे 96 MCQs क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जहाँ पे आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। सो प्लीज़ आप इसको देखते रहिए अच्छे से और पढ़ते रहिए। ठीक है, एसिडिक ब्रेक का मतलब क्या होता है, दे आर रेजिस्टेंट टू द मेल्ट ऑफ एसिडिक कंपोजिशन। मतलब जहाँ पे एसिडिक के कारण जो मेल्ट होता है या जो टेम्परेचर के कारण जो मेल्ट है उसको क्या करता है, ये रेजिस्ट कर रहा होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में फायर क्ले ब्रेक और सिलिका ब्रेक। तो एग्जाम्पल आता है सिलिका ब्रेक is example of, सिलिका ब्रेक इज एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ब्रेक, बेसिक ब्रेक, न्यूट्रल ब्रेक या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको याद रहना चाहिए माय डियर कि सिलिका ब्रेक इज एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ब्रेक। ओके, एसिडिक ब्रेक इज एग्जाम्पल ऑफ किसका होता है, रिफ्रैक्टरी ब्रेक का होता है। तो दीज ब्रेक्स कंटेन सिलिका ऑफ अबाउट 95 to 97%। कौन सा, जो सिलिका ब्रेक की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिलिका ब्रेक में जो सिलिका का परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 95 to 97% होता है। दीज ब्रेक्स आर मोल्डेड अंडर प्रेशर एंड बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर। इसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे करते हैं। दीज ब्रेक्स स्ट्रेंथ ऑफ सच ब्रेक्स इज अबाउट 15 न्यूटन पर कितना होता है, mm² होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक ब्रिक्स। दीज आर रेजिस्टेंट टू मेल्ट ऑफ बेसिक कंपोजिशंस। और इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, मैग्नीशिया ब्रिक एंड बॉक्साइट ब्रिक। तो यही हमारा क्वेश्चन आया था, बॉक्साइट ब्रिक एग्जाम्पल ऑफ। तो वहाँ पे तीनों ऑप्शंस थे, मतलब 4 ऑप्शंस थे। फर्स्ट वन इज द एसिडिक, सेकंड वन इज द बेसिक, थर्ड वन इज द न्यूट्रल एंड फोर्थ वन इज द नन ऑफ दिस। इस केस में कभी भी ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता। ओके, तो बॉक्साइट ब्रिक इज एग्जाम्पल ऑफ बेसिक ब्रिक। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूट्रल ब्रिक। न्यूट्रल ब्रिक का मतलब क्या है, दे आर नॉन रिएक्टिव टू बोथ एसिडिक एंड बेसिक मेल्ट्स। ओके, एग्जाम्पल इसमें जैसे हमारे पास कौन सा है, क्रोम, मैग्नेसाइट ब्रिक, क्रोमाइट ब्रिक एंड हाई एलुमिना ब्रिक। तो ये भी हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, हाई एलुमिना ब्रिक इज एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें आपने एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बोलो, एसिडिक ब्रिक के क्या एग्जाम्पल्स थे, एसिडिक ब्रिक के एग्जाम्पल्स थे फायर ब्रिक एंड सिलिका ब्रेक। अगर आप किसकी बात करते हैं, बेसिक ब्रेक की, तो क्या एग्जांपल्स थे, बोलिए। एग्जांपल्स हैं इसके पास मैग्नीशिया ब्रेक एंड बॉक्साइट ब्रेक। अगर आप बात करते हैं किसका, न्यूट्रल ब्रेक का, तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, हाई एलुमिना ब्रेक और जो हमारे पास कौन सा है, क्रोमाइट ब्रेक, क्रोम मैग्नेसाइट ब्रेक। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल ब्रेक्स होता है। और लास्ट हमारे पास है क्रोमाइट ब्रेक, जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि क्रोमाइट ब्रिक क्या होते हैं। दीज ब्रिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर्स ऑफ क्रोम, आयरन और फेरस ऑक्साइड, बॉक्साइट एंड सिलिका। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या होती है, क्रोमाइट ब्रिक्स बनती हैं। ओके, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ब्रिक। एसिडिक ब्रिक ये एग्जाम्पल है हमारे पास एसिडिक ब्रिक का। सो आई थिंक आपको ये चीज़ क्या होगी, क्लियर हुई है यहाँ पे। और हम लोग देखते हैं, ठीक, हम लोग यहाँ पे सिर्फ हमारा एक लास्ट वीडियो आएगा थ्योरी से। वो जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को स्टडी करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, टेस्ट ऑफ ब्रेक, जिसमें हमने टेस्ट पढ़ने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके बाद वाटर अब्जॉर्प्शन, उसके बाद एफ्लोरेसेंस और लास्ट होगा हमारे पास डायमेंशन टेस्ट। इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगी, उसके बाद आपका कंप्लीट थ्योरी। आप चाहे गेट के क्वेश्चन, गेट में तो अभी 1-2 ही क्वेश्चन है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप प्रीवियस एसएससी और अदर स्टेट के जितने भी एसएससी हैं, या फिर आप स्टेट पीएससी जितने भी बीपीएससी, जेपीएससी,
UPPSC, RPSC, जितने भी आप स्टेट का नाम ले सकते हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशंस, ऑल जितने भी हैं, आप उनके क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इनको सीक्वेंस में पढ़िए, जिस सीक्वेंस में हम आप लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। ओके, थैंक यू।